अस्सलाम वालेकुम। कल हम जो है इन्वर्स काइनेमेटिक्स हमने देखा था, इन्वर्स काइनेमेटिक्स क्या होता है, और उसमें हमने फाइंड आउट किया था जॉइंट एंगल का मेथड थीटा 1 और थीटा 2। इसमें क्या था कि हमारे पास पोजीशन एंड ओरिएंटेशन जो थी एंड इफेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम और लेंथ ऑफ द रिंग जो था हमारे पास नोन था। उसके बाद एक एग्जांपल हमने देखी थी जो सामने हम स्क्रीन पे है, एक मिनी मूवर की एग्जांपल हम देख रहे थे जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक एग्जांपल थी, मैनिपुलेटर था हमारे पास। उसका हमने काइनेमेटिक डायग्राम पहले हमने देखा कि कितने जॉइंट्स हैं उसमें और जॉइंट्स के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो मैनिपुलेटर की जो सीक्वेंस है इसमें TRRT, ट्विस्टिंग रेवरूट 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 एंड ट्विस्टिंग जॉइंट था। हर जॉइंट के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये एग्जाम्पल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सॉल्व होगी। फिर देन हमने उसकी काइनेमेटिक डायग्राम बनाई थी। काइनेमेटिक डायग्राम के बाद जो स्टेप हमारा रह गया था वो है कि असाइन करने हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम एट दी डिफरेंट जॉइंट्स। हम अब कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करेंगे डिफरेंट जॉइंट्स पे DH पैरामीटर्स के रूल्स के मुताबिक। नाउ एज आई टोल्ड दैट वी विल हैव टू सी दी फर्स्ट रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हमने रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखना होता है। सो इफ यू सी द रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज x। अगर हम देखें रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये मेरे पास x है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। दिस इज x। अगर हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, दिस इज माय x, दिस इज y एंड दिस इज z। और हम जानते हैं रूल्स के मुताबिक z क्रॉस x इक्वल टू z क्रॉस x इक्वल टू अवर y। ये रूल है एक DH पैरामीटर्स का। z क्रॉस x इक्वल टू y। नाउ इफ वी सी द फर्स्ट जॉइंट इज ट्विस्टिंग जॉइंट। अगर हम देखें अपने पहले जॉइंट को, ये मेरा जो जॉइंट है ये मेरे पास ट्विस्टिंग जॉइंट है, जो पहला जॉइंट है। द फर्स्ट जॉइंट इज माय ट्विस्टिंग जॉइंट एंड फॉर दिस ट्विस्टिंग जॉइंट z, इस जॉइंट T के लिए z मेरा क्या होगा, द बेस z इन दिस वे, z की ये डायरेक्शन है एंड दिस इज माय z डायरेक्शन, this is my x and this is my y direction. So that is why we consider that is your same direction में हम consider करते हैं, this is my z naught, this is my z naught। इसी डायरेक्शन में रेफरेंस पॉइंट के लिए this is my y naught and in this direction x naught। हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले असाइन करने के लिए हमने ये सब किया है। So in this way we consider that this is my z naught, x naught and y naught। I have considered along this direction x naught in this particular direction in the direction of reference coordinate system x। जो reference coordinate system था मेरे पास x, उसी की डायरेक्शन में जो इनिशियल में असाइन करूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम x0 की फॉर्म में मैंने लिखा है x0 y0 z0। उसके बाद लिखेंगे x1 y1 z1। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे हम अपने वेरिएबल्स को चेंज करते जाएंगे। और y की डायरेक्शन हमने y नॉट, y नॉट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम y and z naught is in the direction of z। So this is indicate the coordinate system।
ये मुझे क्या असाइन कर रहे हैं, ये मुझे क्या शो कर रहे हैं, अगर ये मेरे पास रेफरेंस है, दिस इज माई जेड नॉट, जो भी बनाया था। ये मेरे पास मेरा वाई नॉट है, एंड ये एक्स नॉट इंडिकेट्स दी कोऑर्डिनेट सिस्टम एट दी ट्विस्टिंग जॉइंट। ये इंडिकेट कर रहा है जो मेरे पास पहला ट्विस्टिंग जॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इफ वी सी द सेकंड जॉइंट, actually this is my revolute joint. This is for the twisting joint reference system. अगर मैं देखूं अपना मेरा सेकंड जॉइंट क्या है, मेरा सेकंड जॉइंट है revolute joint, and this particular direction z, this particular direction z, uh, a2, this particular z and that particular z, ये वाला z, they are going to intersect. जो मेरे पास एक ये वाला z था और ये जो दूसरा z है, ये मेरे पास इंटरसेक्ट करेंगे। इसकी ये मेरे पास था रेफरेंस, जो मैंने रेफरेंस लिया था रेफरेंस, और ये जो मेरे पास दूसरा जॉइंट है जो कि मेरे पास रेवल्यूट जॉइंट है, ये मेरे पास ट्विस्टिंग जॉइंट का था। ट्विस्टिंग जॉइंट का ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास, आर एफ रेफरेंस, और ये मेरे पास रेवल्यूट जॉइंट है। See, we are going to they are going to intersect, and that is why actually we have written as in this particular method. अगर हम देखें ये जो है ये वाला z अगर सीधा और ये वाला z अगर यहाँ से ऐसे आया तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग, एंड this z1 and this z, which is z naught, which we take the rotation for this particular revolute joint 2, for this particular revolute joint 2. Now this z, ये वाला z जो है, they are intersecting. अब अकॉर्डिंग टू DH पैरामीटर्स के रूल्स क्या कहते हैं, सो माई x कुड बी आइदर इन दिस डायरेक्शन। जब z इस डायरेक्शन में होगा तो मेरा x कुछ इस डायरेक्शन में होगा। हम देखते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं, DH पैरामीटर्स के रूल क्या कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने z1 जो सिलेक्ट किया है तो x1 इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और x कुड बी इन दिस डायरेक्शन, x इस डायरेक्शन में भी हो सकता था और x इस डायरेक्शन में भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला z क्रॉस x इक्वल टू y, तो वी विल हैव टू सिलेक्ट x in such a way so we can you can show the length of the link, because the next joint, if we see, the next joint is our revolute joint again. ये भी जो थर्ड जॉइंट है मेरे पास, अभी हम ये सेकंड जॉइंट की बात कर रहे थे, ये सेकंड जॉइंट की ये रेफरेंस पॉइंट था, ये वाला था। अब हम अगर थर्ड जॉइंट की बात करें तो थर्ड जॉइंट में मेरे पास एक रेवल्यूट जॉइंट है। थर्ड जॉइंट में मेरे पास क्या है, रेवल्यूट जॉइंट है। हम असाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट जॉइंट्स पर। सबसे पहले हमने रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया, देन जॉइंट नंबर 2 जो रेवल्यूट जॉइंट था उधर हमने असाइन किया। अब थर्ड जो मेरे पास है वो भी जो है वो एक रेवल्यूट जॉइंट है। once a revolute joint and this point we have a revolute joint, and in this point
वी ऑल्सो आर रेवोल्यूट जॉइंट, दे बोथ आर पैरेलल। अगर हम देखें तो ये दोनों जॉइंट आपस में क्या है, ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है यानी कि पॉइंट नंबर 2 ये जो ये वाला पॉइंट था, और पॉइंट नंबर 3 जो 2 और 3 पे जो जॉइंट है ये अगर पैरेलल है, देन इसके दरमियान का जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डीएच पैरामीटर रूल्स के मुताबिक, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनके दरमियान का जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द एक्स, एंड वो डायरेक्शन ऑफ द एक्स हमें बताएगा, और जो वो चीज़ होगी वो हमारे पास होगी लेंथ ऑफ द लिंक, एंड दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर्ड दिस इज माय z1 एंड दिस इज माय x1। जब हमने x1 सिलेक्ट कर दिया तो x1 और z1 के दरमियान एक एंगल होगा हमारे पास। सो z क्रॉस x इज माय y, ये हमारे पास DH पैरामीटर्स कहता है z क्रॉस x इक्वल टू y। जब हमने x सिलेक्ट कर दिया उसके बाद अगर हम उस दोनों के दरमियान एंगल निकालते तो हमारे पास क्या होता है, वो y होता है जिसको हमने कह दिया था y1। थर्ड जॉइंट मेरे पास क्या है, रेवोल्यूट जॉइंट, और सो इट इज़ माई z, दोनों 2 और 3 आपस में पैरेलल है। सो दिस इज माई z2, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर दिया, सिर्फ उसके वेरिएबल्स चेंज कर दिए। जैसे वो z1 था इधर z2 लिख दिया, ये x1 था इधर x2 लिख दिया, ये y1 था इधर y2 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों जॉइंट पैरेलल है। ये 2 की लिए हमने दिया था और ये 3 के लिए, तो ये दोनों आपस में पैरेलल थे, तो हमने उसका रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ये असाइन कर दिया। क्योंकि ये रेवोल्यूट जॉइंट था, दिस पर्टिकुलर z एंड दैट पर्टिकुलर z शुड बी पैरेलल इफ दिस इज z2, तो z2 इस डायरेक्शन में है तो z1 इस डायरेक्शन में, तो z2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, सही। देन हमारे पास एक और जॉइंट है जो कि फिर रेवोल्यूट जॉइंट है। ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है 2 और 3। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया, दिस पर्टिकुलर z2 की डायरेक्शन में z3 और x2 की डायरेक्शन में x3 और y2 की डायरेक्शन में y3 लिख दिया, तो z2 and the particular z3 are parallel, so the mutual perpendicular distance should be x। तो इसका म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x, एंड दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर्ड z2 x2 इक्वल टू y2। एक स्टेप समझ में आ जाएगा तो सब स्टेप्स बिल्कुल वैसी होंगे। और जो फोर्थ मेरे पास जॉइंट है वो भी मेरे पास रेवोल्यूट जॉइंट था, तो z की डायरेक्शन मेरे पास इस डायरेक्शन में, z3 ये फोर्थ डायरेक्शन हो, z3 इस डायरेक्शन में, x3 और y3 इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये सब आपस में 2 3 और 4, 2 और 3 आपस में पैरेलल है, 3 और 4 आपस में पैरेलल है। तो इसी तरह हमने z3 को मल्टीप्लाई किया x3 से और हमारे पास y3 आ गया। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट जॉइंट, जो हमारी पांचवा जॉइंट है, दैट इज माय ट्विस्टिंग जॉइंट। अगर मैं पांचवें जॉइंट की बात करूं तो ये मेरे पास एक जॉइंट है जिसको हमने कह दिया ट्विस्टिंग जॉइंट, ये मेरे पास ट्विस्टिंग जॉइंट है, एंड द z हेयर एट 4, और जो z जो है मेरे पास ये फोर्थ में जो मेरे पास है, ये मेरे पास रेवोल्यूट जॉइंट है, एंड द z फॉर द फिफ्थ जॉइंट विच इज ट्विस्टिंग जॉइंट, दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। नाउ इफ द टू z, अगर मैं देखूं ये z जो फिर ये फिफ्थ जॉइंट का जो z है, ये फिफ्थ जॉइंट के
फिफ्थ जॉइंट का जो हमने रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये जेड और ये जेड ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, Z4 और Z3 ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हेन टू जेड DH पैरामीटर्स रूल क्या कहता है, जब दो जेड व्हेन टू जेड आर इंटरसेक्टिंग, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। Z4 मैंने क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज इट इज ट्विस्टिंग जॉइंट, हियर वी सिलेक्ट Z4, सो माय Z4 now regarding the X4, so these particular Z3 and Z4 they are intersecting. अगर हम वैल्यू निकाले x की तो हम देखेंगे कि Z3 और Z4 आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग। सो माय X4, जो मेरा X4 है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और मेरा X4 जो है वो इस डायरेक्शन में भी, क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो x जो होगा उसकी पोजीशन किसी भी जगह हो सकती है। सो एनीवन कैन टेक x4 इन दिस डायरेक्शन और इन this direction. I have taking the x4 in this direction. If x4 is taking in this direction, so my z cross x will be, इनके दरमियान का जो एंगल होगा x4 और x4 और z4 के दरमियान, वो मेरे पास हो जाएगा y4, क्योंकि z क्रॉस x मेरे पास y के बराबर होता है। इनके दरमियान जो एंगल होगा मेरे पास हो जाएगा y4। सो एज आई टोल्ड, द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास, वी विल बी कॉपीड एट द लास्ट, लाइक दिस इज माय, ये जो है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता ये जॉइंट, ये हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए में हेल्प आउट करता है। तो जो मेरा लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, सेम एज इट इज़, मैं एक हाइपोथेटिकली, जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एग्जिस्ट करता है, उसको हम ड्रॉ करेंगे। सो वी विल कॉपीड एट द लास्ट, लाइक माय Z5, X5 and Y5. This is actually complete the assignment of the particular coordinate system on each joint. जब हमने ये सब कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि हमने कंप्लीट कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना कोऑर्डिनेट हर जॉइंट पे। नाउ हेयर one thing I just want to mention, that is not only the way to show this type of coordinate system at the different joint. ये तो एक मेथड है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सम बुक्स में हम फॉलो करते हैं स्लाइटली डिफरेंट मेथड, दैट मेथड इज समथिंग लाइक this at each of the rotary joint there will be some rotation. So what they want to do is they show the rotation even showing particular coordinate system. For example, अगर मैं x की बात करूं, x नॉट, y नॉट और z नॉट की, there will be some rotation, इसकी भी कुछ रोटेशन होगी मेरे पास। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी भी कुछ ना कुछ रोटेशन होगी। नाउ इफ आई शो सम पर्टिकुलर रोटेशन, सो दिस पर्टिकुलर x नॉट, y नॉट एंड z नॉट विल बी रोटेटेड, एंड वंस अगेन उसकी कुछ रोटेशन ऐसे भी हो सकती है, जैसे ये इस डायरेक्शन में अगर हमने रोटेशन शो की तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है z नॉट इस डायरेक्शन में आ जाए, x1 इस डायरेक्शन में आ जाए और y1 कुछ ऐसा आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए नेक्स्ट रोटेशन में, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। लेकिन ये जो मेथड है जहाँ जो अभी हमने डिस्कस किया, वो मेथड आसान है ज़रा दूसरे मेथड्स के मुकाबले में। सो इफ़ आई वंस अगेन शो द पर्टिकुलर रोटेशन, देन वंस अगेन इट विल बी रोटेटेड। जैसे जैसे हम इसको शो करते जाएंगे ये रोटेशन में होगा। तो this is become difficult to visualize
तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा विजुलाइज करना। एक्चुअली द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम असाइन करते हैं डिफरेंट जॉइंट्स पर, दैट इज़ वाई एक्चुअली दिस इज़ बेटर वे टू रिप्रेजेंटिंग वेयर we show this coordinate system assignment at each of the particular joint, and it follow my reference coordinate system. सबसे पहले मेरे एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ये इसको फॉलो करता हुआ हम असाइन करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फॉलोड at each of the particular joints whenever we have some rotation, so that particular rotation जो भी रोटेशन होगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्रिपेयर करेंगे डी एच पैरामीटर्स टेबल के ज़रिए। हम उसका ये बनाएंगे डी एच टेबल। डी एच पैरामीटर्स टेबल के लिए। सो दिस डी एच पैरामीटर्स टेबल वी शो ऑल सच रोटेशन। जब हम डी एच पैरामीटर्स टेबल बनाएंगे उसमें हम सब रोटेशन की जो भी वैल्यूज़ होंगी या जो भी उसके वेरिएबल्स होंगे हम उसको शो करेंगे। तो नाउ लेट अस सी हाउ टू फिल अप दिस पर्टिकुलर डी एच पैरामीटर्स टेबल। एक एग्जाम्पल हमने देखी थी, आज एक मजीद एग्जाम्पल है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, उसमें देखते हैं कि हम डी एच पैरामीटर्स टेबल कैसे फिल आउट करते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में। एक्चुअली हमने क्या किया था, हम कंसंट्रेट करते हैं जो हमने देखा था सबसे पहले फ्रेम नंबर 1 पर, हम कंसंट्रेट करते हैं फ्रेम नंबर 1 पर। एंड एज आई टोल्ड कि जब भी प्रिपेयर करते हैं डीएच टेबल, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं डीएच टेबल तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं स्क्रू एक्स, स्क्रू एक्स देखते हैं स्क्रू एक्स के ज़रिए, और ये होता है स्क्रू जेड, यानी जेड के रोटेशन देखते हैं और इसका डिस्टेंस। देन स्क्रू एक्स, ये जो थीटा आई और डी आई होता है, ये स्क्रू जेड होता है, और एल्फा आई एंड आई इज दी स्क्रू एक्स। दैट मीन आई विल, मैंने ये भी बताया था कि यही सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। आई विल हैव टू राइट थीटा आई फर्स्ट, then di, then alpha I, after that ai. So what we do is हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट जॉइंट जो है वो ट्विस्टिंग जॉइंट है। हमारा जो पहला जॉइंट है वो हमने देखा, ये जो 1 है, ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है, ये हमारे पास पहला जॉइंट जो है मेरे पास ट्विस्टिंग जॉइंट है, एंड इट इज़ अ रोटरी जॉइंट। हमें ये भी पता है कि ये एक रोटरी जॉइंट है। सो डेफिनेटली द वेरिएबल विल बी द जॉइंट वेरिएबल, that is theta 1 theta I, and the particular joint variables we consider is theta 1। हमने हमारे पास पहला थीटा है तो हमने इसको रेफरेंस जो कोऑर्डिनेट है इसके दरमियान जो एंगल होगा तो उसको हमने थीटा 1 लेना है। जो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा उसको थीटा 2 लेंगे, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5 ऐसे ही लेंगे जो सही। तो जो थीटा आई हमारे पास वो इधर क्या है, आई कंसीडर the theta 1. Now here I want to say that I can write down in frame number 1 theta I वैल्यू क्या है मेरे पास, वो थीटा 1 है। और if you just draw the x naught here, तो I draw अगर मैं इधर x naught ड्रॉ करता हूँ, I draw x naught in this direction, the angle between the x naught
और x1, जो एंगल होगा मेरे पास x0 और x1 के दरमियान, which is already 90 degree. So what we can do is, in place of theta 1, in place of theta 1, I can also write down the 90 plus theta 1. अब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 90 plus theta 1. Now, if I write 90 plus theta 1, this could be the acute angle. But here for simplicity, अगर हम इसको सिंपल बनाना चाहते हैं, आई एम राइटिंग द होल थिंग एज थीटा 1. आसानी के लिए इधर लिख दिए सिर्फ थीटा 1. दैट इज दिस थीटा 1 विल मोर देन 90 डिग्री. इन प्लेस ऑफ 90 प्लस थीटा 1, आई एम राइटिंग सिंपल बनाने के लिए only theta 1. So this theta 1 is my obtuse angle, not the acute angle. Now next is how to find the di value. इसके बाद हमने मालूम करना होता है di. So according to definition, d हमारे पास क्या होता है? d मेरे पास जो है वो ऑफसेट, d मेरे पास क्या होता है? d मेरे पास होता है ऑफसेट. और ये क्या होता है? d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू x. d जो था मेरे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, d जो था वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू x मेजर्ड अलोंग द z. जब हम d निकालते हैं तो ये दो x के दरमियान का डिस्टेंस होता है, z पे हम इसको मेजर करते हैं. नाउ दीज टू आर कोइंसाइडिंग. अगर हम देखें तो ये जो दो x है, ये जो दो x है, x0 और x1, ये x1 है, ये x1 है मेरे पास. दिस इज माय x1 एंड दिस इज माय x0. इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बिटवीन द टू x measured along the z. So these two are coinciding, in fact intersecting. Okay, so if these are intersecting, x0 और x1 अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में, x0 और x1 आपस में अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो मेरे पास जो ऑफसेट की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी. तो इसी वजह से हमने इसकी वैल्यू लिख दी, di की वैल्यू लिख दी 0. नाउ वी आर ट्राई टू फाइंड आउट द अल्फा आई. सो बाय डेफिनेशन अल्फा जो है वो मेरे पास है एंगल बिटवीन दी टू z. अल्फा जो है ये बिल्कुल रिवर्स है di के. अल्फा जो है उसमें हम डिस्टेंस निकालते थे z का, मेजर्ड अलोंग z. और अल्फा में क्या करते हैं हम? अल्फा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द टू z मेजर्ड अबाउट द x. सो दिस पर्टिकुलर z1, ये जो मेरे पास z1 है, ज़्यादा ये गन हो गया इसमें, जो मेरे पास जो z1 है, अल्फा निकालना है. अल्फा जो है मेरे पास एंगल होता है टू z का मेजर अबाउट x. सो दिस पर्टिकुलर z1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में z1. दिस इज माय z1. ये मैंने इसको, दिस इज माय z1. इफ आई जस्ट ड्रॉ इट हेयर, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, क्योंकि मैं पहला फ्रेम देख रहा हूँ, अगर मैं z1 को इधर ड्रॉ करूँ, दिस इज माय z1. if I just draw it here, I see that z1 और z मेजर्ड अलोंग दी x. ये जो z और j वाला जो एंगल है मेरे पास, अगर मैंने इसको प्रोलॉन्ग कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इफ आई जस्ट ड्रॉ इट हियर, वी सी फ्रॉम z0 टू z, फ्रॉम z0 टू z1, I will move clockwise direction by the 90 degree. So clockwise we have considered the negative sign. मैंने यहाँ इधर से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट की,
बाई 90 डिग्री। जब क्लॉकवाइज होती है तो हम यूज़ करते हैं साइन माइनस का। ये माइनस का साइन इसलिए आया इसमें क्योंकि इसकी मूवमेंट क्या है, इसकी मूवमेंट है क्लॉकवाइज, तो माइनस का साइन आ गया। देन कम्स माय एआई। एआई क्या है? एआई इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड। इफ द टू जेड आर पैरेलल, if the two z are parallel, so we are trying to find out the mutual perpendicular distance। अभी हम देखते हैं कि मेरा z, ai क्या है? ai जो है मेरे पास डिस्टेंस है 2z का। हम फ्रेम नंबर 1 पे हैं, रेफरेंस कोऑर्डिनेट फ्रेम के रिस्पेक्ट से हम उसको देखना शुरू किया। अब देखें कि मेरे पास z1 जो है वो इस डायरेक्शन में है। हम वैल्यू निकाल लें फॉर ai, हम वैल्यू निकाल लें ai के लिए। हमने z1 को देखा, z1 इस डायरेक्शन में है और z0 जो है वो ये z0 है मेरा, और z0 मेरा इस डायरेक्शन में है। दिस इज माई z0। तो दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास? 0। व्हेन बोथ z, जब बोथ एक्स आर इंटरसेक्टिंग तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है? 0। तो जो ai की वैल्यू है मेरे पास, जो ai की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई? 0। वही 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये तो था मेरे पास इंक्रीज फॉर द फ्रेम नंबर 1। ये इंक्रीज सब किसके लिए थी? फ्रेम नंबर 1। सिमिलरली ये सब चीज़ें मेरे पास जो है फॉर द फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 और फ्रेम नंबर 4, इन सब चीज़ों के लिए ये, ये सब काम हमें करने पड़ेंगे दोबारा से। अब अगर हम आते हैं फ्रेम नंबर 2 पे, फॉर इफ वी कंसिडर फॉर द फ्रेम नंबर 2, हमने फ्रेम नंबर 1 को देख लिया। अब हम ये सब काम करते हैं फ्रेम नंबर 2 के लिए। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, θ1 0 -90 0। अब फ्रेम नंबर 2 इसमें 5 फ्रेम है क्योंकि इसमें 5 जॉइंट थे, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये वर्क कर रहा है। नाउ वी कंसंट्रेट फॉर द फ्रेम नंबर 2। नाउ 2 मीन्स विद रिस्पेक्ट टू 1। 2 का मतलब क्या है? 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 2 का मतलब है कि हम जब 2 की बात करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू 1 देखेंगे। नाउ हेयर द जॉइंट आर रेवोल्यूट जॉइंट। इस 2 पे मेरे पास जॉइंट क्या है? इस 2 पे मेरे पास जॉइंट है रेवोल्यूट जॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? y1, x1 और z1। सो इसका वेरिएबल क्या होगा मेरे पास? उसका इसका वेरिएबल मेरे पास था θ1। इसका वेरिएबल मेरे पास, अगर मैं θi की बात करूं तो इसका वेरिएबल मेरे पास हो जाएगा θ2। हम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देख रहे हैं। और उसका d क्या है? d जो है, जो ऑफसेट है मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्स। डी मेरे पास क्या होता है? डी जो है वो डिस्टेंस होता है सर बिट जी जी सर जी स्लाइड शो नहीं हो रही। जी, अच्छा। अब शो हो रही है? जी सर हो रही है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेम नंबर 2 की। जब हम फ्रेम नंबर 2 की बात करते हैं तो फ्रेम नंबर 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। फ्रेम 2 का मतलब क्या है? 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस 2 का मतलब है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हम अब 2 को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1। इसके कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास एक है रेवोल्यूट जॉइंट। 2 का जो पॉइंट है ये मेरे पास एक है रेवोल्यूट जॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स इस डायरेक्शन में थे, z1, x1 एंड y1।
सही। इसका वेरिएबल अगर मैं थीटा आई की बात करूं, इसका वेरिएबल था जो फर्स्ट वाले का थीटा 1, लेकिन अब हम सेकंड जॉइंट पे, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा 2। सिंपल, थीटा 2 हमने लिख देना। इसके बाद जब ये ऑफसेट के लिए डी आई की वैल्यू हम वैल्यू निकालेंगे, तो डी आई इज द डिस्टेंस बिटवीन, डी आई डी आई जो होता है मेरे पास ऑफसेट होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्स। डी आई जो है ये डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्स है। सो माई एक्स वन एंड एक्स टू, अब हम इसको देखते हैं एक्स वन और एक्स टू। एक्स वन और एक्स टू हम अगर देखें, ये एक्स वन और ये x2, this x1 and this x2, they both are on the same line। x1 और x2 जो है वो सेम लाइन पे है, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा या जो d होगा मेरे पास, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्स मेरे पास di कहलाता है, वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है। तो d की वैल्यू, di की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 0। 0 क्यों आई, ये इस वजह से आई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्फा आई, हमें ये फिल आउट करना होता है। अल्फा आई की वैल्यू क्या निकलेगी, इधर देखते हैं हम अल्फा क्या है। इधर हम अल्फा के लिए जेड को देखते हैं, जेड एंगल को देखते हैं। अगर हम जेड को देखें तो मेरे पास Z1 और Z2, ये Z1 है मेरे पास, हम इसके लिए देख रहे हैं, ये Z1 है मेरे पास, दिस Z1 और दिस Z2। अल्फा के लिए हम Z की देखते हैं, दी बोथ आर Z1 एंड Z2 बोथ आर पैरेलल। तो इनके दरमियान का जो एंगल होगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान का जो एंगल होगा, इसका एंगल है वो 0 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन दी Z इज 0, देन कम माई ए आई। अब ए आई क्या है, ए आई इफ 2Z are parallel and x1 and x2 are mutual uh, perpendicular distance, and this is the actually L1। इन दोनों के दरमियान का, AI के दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, L1। सही। तो द लेंथ ऑफ द लिंक इज, लेंथ ऑफ द लिंक AI इज L1। लेंथ ऑफ द लिंक क्या है मेरे पास, L1। तो इस तरह हमने फ्रेम 2 का भी DH पैरामीटर टेबल के जरिए फिल आउट कर दिया। अब हम देखते हैं फॉर फ्रेम नंबर 3। जब हम फ्रेम नंबर 3 को देखेंगे तो इसको देखेंगे 3 विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन, 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। अभी हमने इसको देखा था फॉर दिस, अब हम देखेंगे इसको, फ्रेम नंबर 3 को। अब जब फ्रेम नंबर 3 की बात करें, अभी हम फ्रेम नंबर 3 की बात करेंगे। फ्रेम नंबर 3 को देखने के लिए फ्रेम नंबर 3 के लिए देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। फ्रेम नंबर 3 का मतलब है 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसमें हम देखें कि हमारे पास वेरिएबल क्या आ गया, यानी कि थीटा आई क्या आएगा। थीटा आई की जो वैल्यू होगी वो होगी थीटा 3। थीटा देन कम्स माय डी आई ऑफसेट डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्स। जब हम डी को देखेंगे, यानी बिटवीन डी आई की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसमें डिस्टेंस देखेंगे बिटवीन दी टू एक्स। अगर हम देखें x2, इधर भी मेरे पास अगर हम इसको देखें
x2, this one x2 and this x3. x2 and x3 both lies on the same line. So this is the value, we write the value here 0. Then comes my ai. ai क्या, ai के मतलब क्या है कि हम z को देखेंगे, z2 एंड z3 आर पैरेलल, बिल्कुल प्रीवियस की तरह, ये क्योंकि सेम डायरेक्शन में z2 और z3 क्या है, वो पैरेलल है। तो इनके दरमियान का जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मेरे पास आ जाएगा ए आई। तो इनका म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, L2। तो इसकी जो ए आई का मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी L2। देन कम्स माय फोर्थ फ्रेम। इसके बाद मेरे पास एक और फ्रेम आएगा। अगर हम फोर्थ फ्रेम की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 विद रिस्पेक्ट टू 3। सही। तो वंस अगेन दिस पर्टिकुलर जॉइंट इज अ रेवोल्यूट जॉइंट। अब ये वाला जॉइंट जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेवोल्यूट जॉइंट है। तो x4 y4 z4, ये इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट असाइनमेंट हमने की थी, z4 y4 और x4। सो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा मेरे पास, θ4। इसका वेरिएबल मेरे पास हो जाएगा θ4। फिर हम निकालेंगे d की वैल्यू। ये d की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्स। d मेरे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्स। अगर मैं देखूं कि मेरा x3 जो है वो इस डायरेक्शन में है, मेरा x3 इस डायरेक्शन में है और मेरा x4 जो है इस डायरेक्शन में है। दिस इज माई x3 एंड दिस इज माई x4। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो जो मेरे पास डी आई की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास डी आई की वैल्यू आ जाएगी 0। मेरे पास डी आई की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। इसके बाद एल्फा ही निकालूंगा। एल्फा क्या है, एल्फा इज द एंगल बिटवीन दी टू जेड। तो मैं देखूं Z3 और Z4, Z3 मेरा इस डायरेक्शन में है और Z4 मेरा इस डायरेक्शन में है। जब मैं Z3 और ये डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये Z4 की डायरेक्शन। सही। अगर if I draw this Z4 or Z3, तो I want to move from Z3 to Z4, then I will move in anti-clockwise direction by the 90 डिग्री। तो इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो, इनके दरमियान का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस वजह से इधर आ गया हमारे पास 90 डिग्री को आप 90 लिख दे बस। देन कम्स माई ए आई। ए आई जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन दी टू जेड। हेयर Z3 और Z4 जो है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, Z3 और Z4 आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस बिकम 0। तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। देन कम्स एट लास्ट जॉइंट जो मेरे पास है, जो मेरे पास लास्ट जॉइंट है 5 विद रिस्पेक्ट टू 4। हम इसको देखेंगे 5 विद रिस्पेक्ट टू 4। दिस इज द ट्विस्टिंग जॉइंट। ये मेरे पास एक ट्विस्टिंग जॉइंट है जो मेरे पास लास्ट वाला जॉइंट है। ये मेरे पास क्या है, ट्विस्टिंग जॉइंट है। तो जॉइंट एंगल इज θ5। इसका जॉइंट एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, θ5। तो उसके ऐसी डी आई और एल्फा आई और ए आई की वैल्यू हम निकालेंगे। सो इन दिस वे we have prepared the DH parameter table. Once we got this particular table,
carrying the forward kinematics equation following this is the DH parameter table for the mini mover. मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 5 जॉइंट हैं. जो फर्स्ट जॉइंट है वो हमने डिनोट किया था एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट से, जो कि ये वाला जॉइंट था हमारे पास. उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जॉइंट था उसको हमने डिनोट किया था x1 y1 z1 से. जो थर्ड जॉइंट है x2 y2 z2. जो फोर्थ जॉइंट है x3 y3 z3. और जो फिफ्थ जॉइंट था हमारे पास उसको हमने डिनोट किया था x4 y4 एंड z4 से. सही. तो उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा जॉइंट लगाया था x5 y5 एंड z5, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जो हमारे पास लास्ट जॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था उस सिस्टम में. तो आई एम शोइंग हियर this is a hypothetical. So what we do is exactly whatever we have like z4 x4 and y4, we draw same thing, just copying from the previous uh, joints coordinate system. And this x5 z5 and y5 is totally hypothetical. Hypothetical requirement is just to define the joint angle थीटा 5. हम इसके रेफरेंस से, जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, हम थीटा 5 को की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. दीज हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. दिस इज एन इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो लास्ट वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमेशा हमारे पास एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा विच इज अटैच एट द एंड. Otherwise, all joints first, second, third, fourth, and fifth, I assign the coordinate system. This is the purpose of this hypothetical extra coordinate system at the end. Now I am just start with the forward kinematics of this manipulator. Once again, for the forward kinematics, the purpose, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किए, उसके बाद DH पैरामीटर्स टेबल फिल आउट किया. अब हम इसमें फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के लिए इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. द पर्पस जो है वो सेम है जो हमने प्रीवियस किया था. इसकी डिटरमाइन करने पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एन इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम. पर्पस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का हमारे पास यही होता है कि पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करते हैं एंड इफेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसमें हमारे पास लेंथ ऑफ द रिंग्स और जो जॉइंट एंगल होते हैं वो हमारे पास गिवन होते हैं. सही. दे आर नोन. लेट मी टेल यू द पर्पस. दोबारा बता रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या है. टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एन इफेक्टर with respect to the base coordinate system provided the length of the rings और जो joint angle होते हैं वो हमें मालूम होते हैं. This is the total purpose of the forward kinematics. Now let us see how to carry out this forward kinematics. It is the exactly the same way which we deal for the 2 degree of freedom serial manipulator. ये बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जैसे हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर को सॉल्व किया था. आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किए और जो DH पैरामीटर्स की जो टेबल है उसको कैसे फिल आउट करते हैं हमने वो देखा. अब जो कल की क्लास होगी उसमें फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कैसे सॉल्व हुआ ये सब चीज़ हम कल देखेंगे. टाइम मिले तो इन्वर्स काइनेमेटिक्स की एग्जाम्पल को भी सॉल्व आउट करेंगे. अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ. किसी
ठीक है बेटा, क्लास ऑफ करते हैं, करें।